नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अगले 5-7 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करता हूं। क्या आपको पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक सैफरन लोटस के साथ साथ ग्रीन लोटस की भी बात करते हैं? सैफरन लोटस यानी भगवा कमल जो आप जानते ही हैं, साथ ही साथ हरे रंग का कमल जो चुनाव जीतने में मदद करता है। ये क्या है और गुजरात में इस ग्रीन लोटस की क्या भूमिका है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि कैसे गुजरात में उल्टी गंगा बह रही है। मां से मुसलमान, दा से दंगा, कांग्रेस इनका उच्चारण तक नहीं करती है। केजरीवाल तो मां से मुसलमान और दा से दंगा से ऐसे बिदकते हैं इन शब्दों के उच्चारण से, जैसे कि एक सांड लाल रंग के कपड़े को देखकर बिदकता है। लेकिन लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा जो किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, वो मां से मुसलमान, दा से दंगा की बात कर रहे हैं। फैज साहब का एक शेर याद आ रहा है, वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो आखिर अमित शाह को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि 2000 के दंगों में सबक सिखा दिया और अखंड शांति गुजरात में स्थापित कर दी? किसने सबक सिखाया? साफ हो गया। किसको सबक सिखाया, किस तरह से सबक सिखाया, यह सब बताने की जरूरत नहीं। समझने की जरूरत है कि आखिर अमित शाह ये बात क्यों कह रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को कोसते हुए गुजरात में एक रैली में, फिर सोनिया गांधी ने जो 2012 के चुनाव में शायद मौत का सौदागर शब्द कहा था, मौत का सौदागर, उसको दोहराया था, उसका जिक्र किया था। तो ये क्या हो रहा है? क्या बीजेपी को अपनी जीत पर विश्वास नहीं है? बीजेपी का 48-49% वोट रहा है 27 साल में, ज्यादा से ज्यादा गिरा तो 45 पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत जाएगी। तो क्या बीजेपी को विश्वास है कि महंगाई और बेरोजगारी के चक्कर में इसमें से एक हिंदू वोट छिटक सकता है, जिसको दा से दंगा याद दिलाने की जरूरत है, जिसको 2002 में ले जाने की जरूरत है, ताकि 2022 में भी वो बीजेपी को उसी रूप में बढ़ चढ़कर वोट दे सके जैसा उसने 2002 में किया था? या फिर बीजेपी को पता है कि 105, 110, 115 तो सीटें मिल ही रही हैं, लेकिन और पोलराइज कर दो पूरा, और इसको ध्रुवीकरण कर दो ताकि 140, 145 तक पहुंचा जा सके और माधव सिंह सोलंकी के 149 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके। या बीजेपी को लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे वास्तव में बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे उनको नुकसान हो सकता है, ऐसे में इसकी भरपाई कौन कर सकता है? ग्रीन लोटस कर सकता है। या फिर बीजेपी को लगता है कि जो 55 लाख नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ रहा है, वो फर्स्ट टाइम वोटर दंगा नहीं जानता, वो समय पैदा भी नहीं हुआ था, वो उन चीजों को गूगल में भी सर्च नहीं करना चाहता, और ऐसे लड़कों को, ऐसी युवतियों को ध्यान दिलाना जरूरी है कि देखिए, जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उनके माँ बाप, उनके दादा दादी और उनके नाना नानी किस चीज को भुगतते थे, रोज भुगतते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि साहब घर जाकर अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने प्रणाम किया है, याद कर रहे थे। तो क्या ये एक मकसद है? इसका कितना फायदा होगा ये पता नहीं, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है से उनको फायदा होगा और तभी वो ये चीजें कर रही है। अब तीन बड़े सवाल उठते हैं। पहला बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः ज्ञान लेगा, संज्ञान लेगा इस बयान का, और गुजरात दंगों की जांच को लेकर कोई नया हुक्म जारी कर सकता है? क्योंकि इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की इस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को प्रमाणिक मान लिया था और मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोई गहरी साजिश के सबूत नहीं मिलते हैं, किसी तरह के आपराधिक षड्यंत्र के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। तो अब क्या सबूत अमित शाह खुद दे रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस बयान को गंभीरता से लेगा और नोटिस जारी करेगा या पूछताछ करेगा? तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस या फिर अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाएंगे, दस्तक देंगे?
चौथा सवाल उठता है कि क्या ओवैसी को उकसाया जा रहा है और ओवैसी इस पर पूरी तरह से रिएक्ट करेंगे, ये 100% तय है। और क्या ओवैसी चुनाव आयोग जाएंगे या रैलियों में इसको भुनाने की कोशिश करेंगे, और अगर उन्होंने भुनाया तो अमित शाह का मकसद पूरा हो जाएगा और वो और जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार, अभी तो वो खुद बोल रहे हैं, बाद में दूसरे नेता भी बोलना शुरू कर देंगे। अब गुजरात में मुसलमानों की वोटरों की क्या स्थिति है, आंकड़े बताते हैं कि वहां पर करीब 9-10% मुसलमान हैं। 24 सीटों पर वो 10 से लेकर करीब 40% तक उनकी सक्रियता रहती है, उनका वोटर है। कुछ लोग कहते हैं 35 सीटों तक पर उनका प्रभाव है, लेकिन सीटें की संख्या लगातार विधानसभा में कम होती जा रही है। 1980 में 18 को कांग्रेस ने टिकट दिया था, 11 या 12 जीत कर आए थे। उसके बाद से संख्या लगातार कम होती गई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 3 जीते थे, यानी 50% सक्सेस रेट था। यह बात तो कही जा सकती है। अभी एबीपी का एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस को 35-40%, 45% मुसलमानों का समर्थन मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के हिस्से में भी 20% जा सकता है। और हैरानी की रूप में की बात है कि ये सर्वे बताता था कि बीजेपी को 19% मुसलमान समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने तो साफ कर दिया कि उनको 19% से लेना देना नहीं है, 19-20% से लेना देना नहीं है, वही 80-20 का खेल। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने यूं ही यह बयान नहीं दे दिया, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया यह बयान है। और गुजरात में बीजेपी की जीत हुई तो फिर उसे देश भर में दोहराया जाएगा। देश भर में यह बात कही जाएगी कि दंगे हम रोकते हैं, हम शांति लाते हैं। दंगे रोकने का और शांति लाने के पीछे का हिडन एजेंडा, हिडन शब्द यह है कि मुसलमानों को हम काबू में रखते हैं। और देश भर में अगर शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, तो फिर हमें ही वोट दो, यानी हिंदूवादी पार्टी को ही वोट दो। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि शांति कायम हो गई, चलिए अच्छा हुआ, आपने दंगों पर रोक लगा दी, अच्छा हुआ। लेकिन शांति काल में आदमी क्या चाहता है? विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, खुद की तरक्की चाहता है, महंगाई पर काबू पाना चाहता है, घर में लड़का बेरोजगार ना बैठा हो ये चाहता है, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए और शादी ढंग से संपन्न हो जाए आर्थिक रूप से, वो चाहता है। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य की सेवा की व्यवस्था ये राज्य सरकारें करे, केंद्र सरकार करे, ये चाहता है। क्या ऐसा कर पा रही है बीजेपी? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा कर पा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब तो इंतजार रहेगा कि ओवैसी इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ट्विटर पर भी @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने आप सुझाव दे सकते हैं, कुछ लोगों ने सुझाव दिए भी हैं, उन पर मैं जल्दी ही अमल करूंगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपसे जुड़ा ही रहूंगा। शुक्रिया।